और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अफगानिस्तान में तेजी से बदलते घटनाक्रम की। एक तरफ पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान ने संग्राम छेड़ रखा है, तो दूसरी तरफ सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के 20 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है। इस बीच तालिबान के नेता अहमदुल्ला मुत्ताकी ने कहा कि इस्लामिक सरकार के ऐलान की तैयारी पूरी हो चुकी है, जल्दी इसका ऐलान किया जाएगा। पिछले 40 साल में ये पहली सरकार होगी जो पूरे अफगानिस्तान पर शासन करेगी। तो एक तरफ काबुल में सरकार बनाने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से तालिबान की यारी के खिलाफ काबुल में प्रदर्शन किया गया है। लोगों का गुस्सा पंजशीर पर हमले और इसमें पाकिस्तान के रोल को लेकर है। नॉर्दर्न अलायंस का आरोप है कि पंजशीर पर हमले में तालिबान के साथ पाकिस्तानी फौज शामिल है। ये गुस्सा है तालिबान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाले पाकिस्तान के खिलाफ। काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पंजशीरियों की हत्या बंद करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। तालिबानी खौफ से बेपरवाह होकर सैकड़ों लोग काबुल की सड़कों पर निकले और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों का गुस्सा काबुल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हामिद की मौजूदगी को लेकर था। आईएसआई को तुरंत काबुल से रफा दफा करने की मांग कर रहे थे। इसी तरह का प्रदर्शन वॉशिंगटन में भी हुआ। दरअसल पंजशीर पर जिस तरह तालिबान का कब्जा हुआ है, उसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल सामने आ रहा है और इसमें सबसे अहम किरदार हैं आईएसआई चीफ फैज हामिद, जिनकी काबुल में खास खातिरदारी हो रही है। Meeting senior people in the Taliban? No, I'm not clear. He may be able to arrange. What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry. आईएसआई चीफ का काबुल पहुंचना और फिर पंजशीर पर हमला, ये महज इत्तफाक नहीं है। नॉर्दर्न अलायंस का दावा है कि पंजशीर पर लेटेस्ट हमले की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान ने ही की। पंजशीर में पाकिस्तानी ड्रोन ने बम गिराए। पाकिस्तान ने पंजशीर पर एयर स्ट्राइक किए। जिन ड्रोन से हमले हुए वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के थे। وی که متاسفانه به دلایل مختلف جنگ به نقطه‌ای رسید که افغانستان در تنگنای سقوط قرار گرفت. در آخرین نقطه مردم با عزت ما از بدخشان تا تخار، از کاپیسا تا اندراب مقاومت‌های خود ادامه دادند تا بالاخره مقاومت به جغرافیای اندراب و پنجشیر رسید. पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के पूर्व सांसद जिया अरियनजाद ने भी ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने ट्वीट किया है, पंजशीर पर पाकिस्तान की हवाई सेना ने हमला किया है। तालिबान में हमसे लड़ने की ताकत नहीं, पाकिस्तानी सेना आईएसआई उसकी मदद कर रही है। इससे पहले अमरुल्लाह साले ने एक आर्टिकल में दावा किया था कि तालिबान को पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई चला रही है। तालिबानी प्रवक्ता को पाकिस्तानी दूतावास से हर घंटे निर्देश मिल रहे हैं। आईएसआई के निर्देश पर पंजशीर में अलकायदा के आतंकी भी शामिल हो चुके हैं। पंजशीर में कई पाकिस्तानी रेंजर्स को भी रेजिस्टेंस फ्रंट ने निशाना बनाया है। खबरें आ रही हैं कि बरादर और हक्कानी नेटवर्क में सत्ता की बंदरबांट को सुलझाने के लिए आईएसआई चीफ काबुल पहुंचा है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अब्दुल गनी बरादर कुछ दिन पहले पाकिस्तान होकर आया है। हक्कानी नेटवर्क के तो वारे न्यारे हो रहे हैं। पहली बार अनस हक्कानी को कैमरे पर देखा जा रहा है। उसने बगराम के उस जेल का दौरा किया जहां ब्रिटेन से गिरफ्तारी के बाद उसे 4 सालों तक रखा गया। अब उसी सेल के बाहर हक्कानी का फोटोशूट हो रहा है, क्योंकि तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान में ऐसे ही लोग भगवान बनने वाले हैं। आज तक ब्यूरो।
अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के करनाल में आज होने वाली किसान महापंचायत है। 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने यह महापंचायत बुलाई है। किसानों की मांग है कि लाठीचार्ज करवाने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हरियाणा सरकार एसडीएम का ट्रांसफर कर चुकी है, लेकिन किसान इस कार्रवाई को नाकाफी बता रहे हैं। कोई नहीं जाएगा वहाँ, किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देना। हाँ, कहाँ नहीं है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट और लिखित में बता रहा हूँ। कितने लग पाता? कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए, मेरे पास आए नहीं है, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस तेवर पर हरियाणा में करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा का तबादला हो चुका है, लेकिन उन्हें लेकर हंगामा थमा नहीं है। आयुष सिन्हा को पिछले महीने करनाल के लाठीचार्ज का जिम्मेदार ठहराकर संयुक्त किसान मोर्चा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर अड़ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा आयुष सिन्हा के खिलाफ मर्डर केस दर्ज करने की मांग कर रहा है, लेकिन जब हरियाणा सरकार ने ये बात नहीं मानी तो मंगलवार को करनाल के अनाज मंडी में महापंचायत बुला ली गई है। किसान प्रदर्शनकारियों का प्लान मिनी सचिवालय का घेराव करना भी है। करनाल अनाज मंडी में 10 बजे सबको इकट्ठा होना है, वहां पंचायत होगी। और करनाल में अफसर ने जिस तरह से सर फोड़ने की बात की और पुलिस ने जिस तरह से सर फोड़े, उसके विरोध में किसान इकट्ठे होकर अपना आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। पिछले महीने करनाल में लाठीचार्ज की नौबत तब आई थी जब किसान प्रदर्शनकारी बीजेपी की एक बैठक का विरोध करने जा रहे थे। पिछली बार से सबक लेते हुए अब की बार हरियाणा सरकार और करनाल प्रशासन अलर्ट है। करनाल में सोमवार दोपहर 12:30 बजे से मंगलवार रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोई वेपन जैसे लाठी भाला वगैरह लेकर के इकट्ठा होंगे, उनके गैदरिंग पे प्रतिबंध है, और अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी रैपिड एक्शन फोर्स और बीएसएफ बुला ली गई है। बिल्कुल, चाहे लाइसेंस्ड हो या गैर लाइसेंस्ड हो, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको उसको कल के लिए प्रतिबंधित है। संयुक्त किसान मोर्चा करनाल को किसानों के गुस्से का नया केंद्र बना रहा है, लेकिन सरकार से लड़ाई पूरे देश में मोल ली जा रही है। 7 सितंबर की करनाल महापंचायत के बाद 9 से 10 सितंबर को लखनऊ में किसान प्रदर्शनकारियों की महाबैठक होगी। 15 सितंबर को जयपुर में किसान प्रदर्शनकारी किसान संसद बुलाएंगे। 3 कृषि किसानों के विरोध के नाम पर पिछले साल नवंबर से संयुक्त किसान मोर्चा अड़ा हुआ है। 5 सितंबर के मुजफ्फरनगर पंचायत में बीजेपी के खिलाफ वोट पर चोट का डंका बजाया जा चुका है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो करनाल की किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होने जा रहे हैं। महापंचायत से पहले राकेश टिकैत ने आज तक से बातचीत की, सुनिए। राकेश टिकैत है हमारे साथ, जा रहे हैं करनाल। करनाल का क्या एजेंडा है? करनाल में जाएंगे, वहाँ पे बातचीत करेंगे, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। मेनली तो वहाँ पे सरकार से बात नहीं, वहाँ के अधिकारियों से बात होगी। और वहाँ एक मीटिंग रखी है कि हम जाएंगे, जो इशू थे, जो एसडीएम ने जो न्यूसेंस वहाँ पे करी, उसके बाद में एक लड़का था उसकी भी वहाँ पे डेथ हुई उसी दिन रात को, तो वो सारे इशू रहेंगे, उनसे बैठ के बातचीत करेंगे, भाई उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और मेनली ये है कि उसका मुआवजा, उसके परिवार के लोग, तो उसके परिवार के लोग भी चाह रहे जी हम तो जाके उनके एसडीएम के घर पे जाएंगे, हम तो हमारा बाप गया। कल आपकी जो बात हुई है प्रशासन से, प्रशासन ने मानने से इनकार किया है कि जो किसान हैं जिनकी आप के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हो, उनको कोई मुआवजा दिया जाएगा या कार्रवाई होगी। तो अगर इस तरीके का टकराव जारी रहता है तो क्या है आगे रास्ता? वो तो वहीं जाके पता चलेगा। मैं तो अधिकारियों से बातचीत हो रही है, वहाँ पे अधिकारी बात करें, जो इशू है उसको सोल्व करें अधिकारी। इंटरनेट बंद हो गया है आपके
महापंचायत से पहले? नहीं करना चाहिए, क्यों जनता को दुखी करो? इंटरनेट बंद कर दिया, वो कर दिया तो लोग तो जाएंगे। लोग क्या इंटरनेट के भरोसे है कि इंटरनेट नहीं चलेगा तो लोग रुक जाएंगे? लोग तो जाएंगे। वहाँ मीटिंग करनी चाह रहे तो लोगों को मीटिंग करने दो। उसके जैसे हिसार में होया तो हिसार में भी मीटिंगें की और मीटिंग करने के बाद में अधिकारियों से, वहाँ के जो कमिश्नर थे, डीसी थे, वे थे, उसके बाद में वहाँ पे 8-10 लोग गए और बातचीत करी और एक बातचीत हुई है। वो सरकार को प्रपोजल देंगे, क्या देंगे, तो बातचीत तो अधिकारी को करनी चाहिए। ऐसे छुप कर कैसे काम चलेगा? मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, देखिए, एक तरफ धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट सेवा कई जगहों पर ठप कर दी गई, लेकिन इस बीच सुरक्षा व्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती है करनाल में? जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे फोन पे भी इंटरनेट सेवा नहीं आ रही है। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। और इस वक्त जिस जगह हम लोग खड़े हैं, ये करनाल की अनाज मंडी है। यहाँ पे आप देखिए, अमूमन आपको किसान नजर आते थे, पर किस तरह से पूरे इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नॉर्मल यातायात है उसकी आवाजाही नहीं हो रही है यहाँ पे। और खाकी का जो समुंदर है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। सामने आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे है और 7 बजे का टाइम दिया गया था किसानों को यहाँ पे एकत्रित होने के लिए, पर एक इक्का दुक्का किसानों के अलावा वो मजमा नजर नहीं आ रहा है। क्या उनकी कोई और रणनीति होगी? क्योंकि लगातार जिस तरह से आह्वान किया गया था, ये ऐलान किया गया था कि मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव किया जाएगा, जो कि लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पर ऐसे में कैसे किसान एंटर करेंगे उस रास्ते से? आप देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स से लेके तमाम एंटी राइट व्हीकल से लेके पुलिस की भारी तैनाती इस सड़क पर नजर आ रही है। और लगातार मुआवजे की मांग हो रही है कि जिस किसान ने अपनी जान गंवाई 28 अगस्त को, उसको उचित मुआवजा मिले, अधिकारियों के खिलाफ FIR हो, उसको लेके लगातार यहाँ पे कुरुक्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन अब बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी के मिशन यूपी की। अपने पिछले दौरे की कामयाबी के बाद AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के मिशन उत्तर प्रदेश का आज अगला चरण शुरू हो चुका है। 3 दिन के यूपी दौरे की शुरुआत आज ओवैसी अयोध्या से करेंगे। ये 8 जुलाई की तस्वीरें हैं, जब असदुद्दीन ओवैसी बहराइच में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे। समर्थकों की अपार भीड़ से मिली ऊर्जा के बाद ओवैसी अब आज से मिशन यूपी का दूसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हो रही है भगवान राम की नगरी अयोध्या से। 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने के लिए ओवैसी अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एक रदौली विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। जिस जगह ओवैसी रैली करेंगे वो राम जन्मभूमि से 40 किलोमीटर दूर है। ये जिले की इकलौती सीट है जहां से उन्होंने शेर अफगन के रूप में अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 1 बजे से 1:30 बजे तक रानी मोड़ चौराहे पर उनको हम लोग को स्वागत करना है। उसके बाद रसूलाबाद चौराहे पे कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद दरगाह शरीफ जाएंगे। फिर 2 कार्यालय का उद्घाटन है। पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद ओवैसी यूपी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। ओवैसी ने यूपी में 100 उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जन अधिकार पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी, राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी और जनता क्रांति पार्टी जैसे छोटे दलों के साथ गठबंधन तैयार किया है। भीम आर्मी को भी न्योता गठबंधन में शामिल होने का दिया गया है। यूपी में ओवैसी की रणनीति मुस्लिम, अति पिछड़े और दलितों को जोड़कर पार्टी का जनाधार बढ़ाने की है। हालांकि ओवैसी के इस समीकरण में खास बात यह है कि इससे बीजेपी को नुकसान की जगह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान ज्यादा है। MIM हो या बीजेपी हो, ये दोनों ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं और ध्रुवीकरण करने से अब कोई फायदा है नहीं। लोग सब समझ गए हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। जो कुछ हो रहा था वो हो चुका है, सबको मालूम है। आगे बढ़ने की बात करें और सबको साथ लेके चलें
तो ही हमारा और सबका, हमारी आगे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। इस बीच ओवैसी के अयोध्या दौरे से पहले उनके पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखने पर विवाद शुरू हो गया है। अयोध्या के संतों ने ओवैसी के शोषित वंचित समाज सम्मेलन में अड़ंगा डालने की धमकी दी है। जो अयोध्या दौरा है उसमें उनके जो पोस्टर, बैनर, ये होर्डिंग लग रही थी, उसमें इन्होंने जो है अयोध्या न लिख करके फैजाबाद लिखा था। जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद नाम हटा करके और अयोध्या कर दिया है, तो अयोध्या लिखना चाहिए। यदि उनको अयोध्या से चिढ़ है तो अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। अपने 3 दिन के दौरे में ओवैसी आज अयोध्या में होंगे, तो कल यानी 8 सितंबर को सुल्तानपुर जाएंगे और फिर दौरे के आखिरी दिन यानी 9 नवंबर को बाराबंकी जाएंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, वहीं डेंगू और मलेरिया ने भी बीएमसी को चिंता में डाल दिया है। मुंबई के धोबी घाट इलाके में ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामले देखकर बीएमसी ने फैसला किया है कि जहां बीएमसी कर्मचारियों का पहुंचना संभव नहीं है, वहां ड्रोन से छिड़काव करवाया जाए। मुंबई में बढ़ते डेंगू मलेरिया के केसेस को देखते हुए बीएमसी ने एक इनोवेटिव तरीका ढूंढ निकाला है फॉगिंग करने के लिए। इंसेक्टिसाइड आप देख पाएंगे इस ड्रोन के जरिए यहाँ पर महालक्ष्मी धोबीघाट जो इलाका है वहाँ पर किया जा रहा है। ये ड्रोन 10 लीटर इंसेक्टिसाइड के साथ उड़ा हुआ है और वहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये उन इनएक्सेसिबल जगहों पर फॉगिंग करेगा जहाँ पर जो बीएमसी के कर्मचारी है वो नहीं पहुंच सकते। अगर पहुंच सकते हैं तो उनको दिक्कत होगी, उनकी जान खतरे में आती है। इसीलिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किए गए इनएक्सेसिबल जगहों पर बीएमसी फॉगिंग कर रही है। मुंबई के मेयर भी यहाँ पर प्रशिक्षण करने के लिए मौजूद है। अभी ये डेंगू और मलेरिया की पैदाश ये जुलाई एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ज्यादा पैदाश होती है। उनको वातावरण भी वैसा ही मिलता है। जब भी बारिश आने के बाद जैसा हम धोबीघाट देख रहे हैं कि उसके ऊपर सब छत है, कपड़े सुखाने के लिए छत है, उसमें एक चमचा भर भी पानी बचता है तो उसमें डेंगू और मलेरिया की लार्वा हो सकती है। इसीलिए ड्रोन के माध्यम से हम उनमें दवा डालते हैं कि उनकी पैदाश ना हो। पिछले हफ्ते बीएमसी के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि मॉनसून जनित बीमारियां कैसे मुंबईकरों को परेशान कर रही हैं। साल 29 अगस्त तक मुंबई में मलेरिया के 3338 केस आ चुके हैं, जिनमें 790 अकेले अगस्त में आए। इस साल डेंगू के अब तक 209 केस आए हैं, जिनमें अकेले अगस्त में 132 आए, जबकि साल 2020 में मुंबई में डेंगू के कुल 129 केस आए थे। बीएमसी ने मुंबईकरों से अपील की है कि वो कोशिश करें शरीर को पूरा ढकने वाले कपड़े पहनने की और रात में बेड पर नेट लगाकर सोएं। साथ ही घरों में मच्छरों के लिए ब्रीडिंग स्पॉट ना बनने दें, पानी इकट्ठा करके ना रखें। विपक्ष कह रहा है कि बीएमसी मानसून जनित बीमारियों को रोकने में नाकाम रही है। कोविड के काल में जो हमने अच्छा काम किया है महानगर पालिका ने, और महानगर पालिका के प्रशासन का नाम पूरा दुनिया में हुआ है, लेकिन साथ में जिस तरीके से जो बारिश के वक्त आपको वायरल डेंगू मलेरिया का जो हमेशा लेप्टोस्पाइसिस का बढ़ता है, उसमें कहीं ना कहीं महानगर पालिका ने कंट्रोल नहीं किया। हर वार्ड में हमारे पास कर्मचारी है जो ब्रीडिंग स्पॉट देखते हैं, लेकिन सभी लोग डेंगू के सभी लोग जो कोविड के इसमें काम पे है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डेंगू मलेरिया का जो ब्रीडिंग स्पॉट है उसको नजरअंदाज करने का काम यहाँ पर हुआ है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ने से मुंबई अब महाराष्ट्र के उन 5 जिलों में आ गई है जहां कोरोना के एक्टिव केस सबसे ज्यादा हैं। रविवार को मुंबई में कोरोना के लगभग 500 मामले आए, जबकि अगस्त के पहले हफ्ते में कोरोना के रोजाना आने वाले मामले 200 से 300 के बीच सिमट गए थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आम नागरिकों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि गणेशोत्सव के दौरान भीड़ भाड़ करने से बचें। ठाकरे ने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ओणम के बाद मामले बढ़े थे और अब
30,000 केस रोजाना आ रहे हैं। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो महाराष्ट्र का हाल भी केरल जैसा हो सकता है। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 3626 नए केस आए और 37 मरीजों की मौत हुई। मुंबई से मुस्तफा शेख और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात फिरोजाबाद में डेंगू के कहर की। जिले में 50 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। सरकारी अस्पताल मरीजों से फुल हो गए हैं। लोगों की यह शिकायत है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा रही है, लोगों को मदद नहीं मिल पा रही। परेशान और दुखी चेहरे, उदास आंखें, झुके हुए चेहरे। ओपीडी में मरीजों की भीड़। फिरोजाबाद के अस्पतालों में पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही मंजर है। अमूमन अस्पताल में ओपीडी इलाके में इतनी भीड़ नहीं दिखाई पड़ती। ये देख के आपको याद आएगा कि शायद ये कोविड की कोई लहर है, लेकिन इस बार ये स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के आसपास इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि डेंगू का प्रकोप है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको छोटे बच्चे दिखाई पड़ेंगे अस्पतालों में। किसी के बच्चे भर्ती हैं तो कुछ अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए लाएं कि आखिर उन्हें बुखार है क्यों। जब फिरोजाबाद जिले में डेंगू के खतरनाक वेरिएंट का प्रकोप शुरू हुआ है, पूरे इलाके में त्राहिमाम है। ये बीमारी 50 से ज्यादा बच्चों की जान ले चुका है। जिले के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। 100 बेड वाले सरकारी अस्पताल में 400 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद लोगों की शिकायत है कि उनको मदद नहीं मिल पा रही। ना मेरी बच्ची को भर्ती कर रहे हैं, ना कोई सुरक्षा, ना कछु नहीं है यहाँ पर। तो समझ लो मैं बहुत रो रही हूँ अपनी बच्ची लेकर। मेरी बेटी का पेट भी फूल रहा है यहाँ तक की, फिर भी कोई इसमें कोई वो नहीं है कि कोई हमारी मदद भी कर देवे। हम पैसा के लिए डोले, पैसा भी नहीं कोई दे रहा है हमको। हम कर्ज भी लेने जा रहे हैं तब भी। सरकारी अस्पताल नाकाफी साबित हुए तो मरीजों की भीड़ निजी अस्पतालों में उमड़ने लगी है। पर्याप्त मात्रा में बेड है, हाँ, बट संख्या बढ़ गई है पेशेंट्स की। बट जो स्टाफ है हमारा, जो डॉक्टर्स टीम है, वो लगे हुए हैं दिन रात। अगर ये पेशेंट्स आगे बढ़ते रहेंगे तब आप इन्हें कैसे ट्रीटमेंट कैसे मुहैया कराएंगे हर किसी? बेसिकली सर, जितने अनलिमिटेड सब मतलब बेड्स हैं हमारे यहाँ, 150 से ऊपर बेड हैं हमारे यहाँ, और अकोमोडेट हो जाते हैं तो फिर हमें बेसिकली रेफर करने वाली कंडीशन में नौबत आती है। कितने लोगों को रोज रेफर करने की नौबत आ रही है? सर अभी तक तो टचवुड हमारे यहाँ कोई मॉडलिटी डेंगू में हुई नहीं है। डेंगू का जहां सबसे ज्यादा प्रकोप है उनमें फिरोजाबाद का नंगला साला गांव है। गांव में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां कोई बच्चा डेंगू से पीड़ित न हो। फिरोजाबाद के नगला गांव में संत प्रकाश के परिवार में ये 2 बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है घर में ही। ये 2 बच्चे यहाँ बीमार हैं, एक बच्चा बगल के कमरे में बीमार है। 2 बच्चों की तबीयत जब बिगड़ गई तो उन्हें सरकारी अस्पताल से रेफर कर दिया गया आगरा के लिए, और एक बच्चे का इलाज यहाँ चल रहा है। ये स्थिति है फिरोजाबाद और उसके आसपास के कई जिलों की, जहां रहस्यमयी बुखार ने रफ्तार पकड़ ली। अब जब बात आगे बढ़ी, प्रशासन हरकत में आया, सरकार जागी, तो पता चला कि दरअसल ये डेंगू का प्रकोप है। अब प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि गांव दर गांव लगभग हर घर में बच्चे बुखार ज्वर से पीड़ित हैं। यकीनन ये बेहद मुश्किल स्थिति है। अभी कोरोना के कहर से लोग उबरे भी नहीं थे कि जानलेवा डेंगू आ गया। ऐसे में जरूरी है कि आप रखें अपना पूरा ख्याल। आशुतोष मिश्रा, फिरोजाबाद, आज तक।